ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. डाइजेशन हमने कर लिया. हाउ द एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस. ओके, सो एब्जॉर्प्शन जो है, अब हमने कितना इंजेस्ट किया, हम लोग कितना इंजेस्ट करते हैं वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर्स. ठीक है. उसके बाद जो सिक्रीशन जीआईटी देती है, ठीक है, जो भी हमने एंजाइम्स लिए, वाटर लिया, जो भी जीआईटी में सिक्रीशंस होती हैं वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 7 लीटर. तो मतलब टोटल जो है वो हो गया 8 to 9 लीटर्स. ठीक है. अब इतनी जो अमाउंट है वो हमारी इंटेस्टाइन में जा रही है. ठीक है. तो ये सब हमें एब्जॉर्ब करना है. इसमें से अप्रॉक्सीमेटली सारा का सारा ही एब्जॉर्ब हो जाता है एक्सेप्ट फॉर 1.5 लीटर्स जो कि इंटेस्टाइन से कॉलन के थ्रू ईच डे एक्सक्रीट आउट हो जाता है फीसेस में. ठीक है. ये ऐसे 1.5 लीटर जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाकी रहता है. अब यू कैन सी कि जो स्टमक है ना, स्टमक का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही पुअर है. स्टमक में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एब्जॉर्प्शन काफ़ी हद तक अच्छा होता है. वाई? क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 फीचर्स मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. कौन से 3 फीचर? सबसे पहले आते हैं हमारे जो फोल्ड्स हैं. ठीक है. फोल्ड्स, म्यूकोजल फोल्ड्स. ठीक है. फोल्ड्स ऑफ किंग पता नहीं क्या था, समथिंग कर्करिंग, विलाय और माइक्रोविलाय. ठीक है. ये 3 हो गए जिससे एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ही मज़ेदार हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है. ये क्या हो गया? ये हो गए ये फोल्ड्स. ये हो गए हमारे म्यूकोजल फोल्ड्स, दैट इज द फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग. इसके ऊपर हो गई हमारी विलाई. कितने सारे विलाई. ठीक है. ये विलाई एक माइन्यूट, बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर्स होते हैं. माइक्रोविलाई के ऊपर बहुत ही माइन्यूट माइक्रोविलाई जो कि दिखते नहीं है नॉर्मली. तो ये हुआ हमारा, ये हमने ये हमने बनाया विलाई. और विलाई के अंदर हमें पता है कि लैक्टील होती है, लिम्फ इसके अंदर, लैक्टील के अंदर लिम्फ होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर है. रुको मैं आपको दिखाती हूँ. ये मैंने बनाया विलाई. ठीक है. ये बीच में लैक्टील है और ये ब्लड कैपिलरीज हैं इधर उधर. ओके, अब हम एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली देखते हैं. ये जो है मैंने बनाया, ये बनाया इंटेस्टाइन का एपिथेलियम. ठीक है. हाँ, तो ये मैंने इंटेस्टाइन का एपिथेलियम बनाया. इसमें एब्जॉर्प्शन होती कैसे है? आयंस की एब्जॉर्प्शन होएगी. आपको पता है आयंस के साथ ही ग्लूकोज वगैरह जो बने हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होएगी. तो ये लगा लो, ये ल्यूमेन है दिस साइड और ये साइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं. ठीक है. तो ये हो गई हमारी 2 साइड्स. ठीक है. अब कैसे होएगी शुरू करते हैं. सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे जो सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस होते हैं वो तो उन्होंने हर जगह काम करते रहना. वो बेचारे को ज़िंदगी में बिल्कुल आराम नहीं है. सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस ये तो मतलब बेचारे ही हैं. ठीक है. इतना काम करते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस. ठीक है. और हमें पता है कि पोटेशियम दैट सेल्स आर द बैग्स ऑफ पोटेशियम, ये हमें पता है. तो हमें इससे ये याद रहता है कि पोटेशियम को ये अंदर भेजते हैं और सोडियम को ये बाहर निकालते हैं. 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर. बस पोटेशियम जो है वो अंदर और ये सोडियम बाहर. पोटेशियम अंदर, सोडियम बाहर. बस इन्होंने क्या कर दिया, ये जो हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस हैं इन्होंने कुछ नहीं किया. इन्होंने अंदर ना डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी सोडियम की. सोडियम अंदर बहुत ही कम हो गया है. तो यहाँ पे ये वाली साइड से क्या होगा कि कुछ चैनल्स हैं. ठीक है. वो जैसे कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, मतलब कि सोडियम भी इधर जाएगा यहाँ से. क्यों जाएगा? क्योंकि ग्रेडियंट बना हुआ है. ग्रेडियंट किसने बनाया? ये जो एटीपेजेस लगे इन्होंने ग्रेडियंट बनाया. तो इस ग्रेडियंट के थ्रू सोडियम अंदर जाएगा और सोडियम के साथ साथ ग्लूकोज भी अंदर आएगा. हाँ. ठीक है. दूसरा, सोडियम अंदर आएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट, उसके साथ साथ अमाइनो एसिड भी आ जाएंगे. मतलब सोडियम अपने साथ कितने कुछ लेके आ रहा है और सोडियम को लेके आने का श्रेय किसको जाता है? ये हमारे एटीपेजेस को. ये जो जैसे अब जब ये आ रहे हैं ना, सोडियम यहाँ से अंदर आ रहा है, ये वाले जो पंप, ये कोई पंप नहीं है, ये सिंपल ही आ रहा है ना, को ट्रांसपोर्ट. तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि प्राइमरीली एक्टिव ये हैं,
एक्टिव मतलब कि वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ये प्राइमरीली एक्टिव है। लेकिन जो ये वाले हैं ये एक्टिव नहीं है, ये एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे, ये तो ग्रेडियंट के थ्रू ही आ रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन कर रहे हैं ग्रेडियंट के, हमारा जो ग्रेडियंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वो ग्रेडियंट जो है वो कौन बना रहा है, उसके लिए तो एनर्जी लग रही है, इसीलिए सेकेंडरली एनर्जी लग रही है, इसीलिए हमने बोला सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया कि जो ये हो रही है इसमें एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन जिस वजह से ये यहाँ पे आ रहे हैं दैट इज ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट एनर्जी की वजह से क्रिएट हो रहा है, इसीलिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गया। और एक और है दैट इज कि सोडियम जो है वो अंदर आएगा और प्रोटॉन जो है वो बाहर जाएगा। ठीक हो गया। एक और होता है, अब अंदर जो है सोडियम जा चुका है काफ़ी सारा, ठीक है। अब सोडियम जाएगा तो सोडियम का दोस्त हमारा नमक वो भी तो जाएगा, तो क्लोराइड भी अंदर जाएगा। अब क्लोराइड अंदर जाएगा तो बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा। ठीक है, सोडियम ने तो क्लोराइड के साथ ही जाना, देख लो। और फिर अगर कोई एक चीज़ नेगेटिव अंदर आ रही है तो किसी को तो जाना है, तो बाइकार्बोनेट जा रहा है। तो ये समझ आया क्या हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे सोडियम ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, सोडियम ने ग्लूकोज लेके आया, सोडियम अमाइनो एसिड लेके आया, एब्जॉर्ब कर लिया उसने, और यहाँ से फिर क्लोराइड जो है बाहर चल जाता है और यहाँ से फिर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। और वाटर भी जाएगा, अब नमक जा रहा है तो फिर पानी क्यों छोड़ेगा उसका साथ, तो वाटर भी उसके साथ चले जाएगा अंदर। इस बना देखो इतनी सारी एब्जॉर्प्शन हो गई यहाँ पे। अच्छा, अब जो एल्डोस्टेरोन एक होता है ना हमारे पास हार्मोन, जो कि कब सिक्रेट होता था, जब हमारे पास या तो ब्लड में वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, या सोडियम कम हो गया हमारे पास, ठीक है ना, तो या फिर हमारा डिहाइड्रेटेड इंसान है, तो इन सब कंडीशंस में एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता था। और एल्डोस्टेरोन किडनी पे एक्ट करता था, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता था। वैसे ही इसने स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम करना है और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ानी है। वहाँ पे किडनी में वो क्या काम करता था कि यूरिन में ना जा पाए सोडियम, यहाँ पे उसने क्या काम करना है कि फीसेस में ना जा पाए, तो इसीलिए वही सेम मैकेनिज्म में वो सोडियम को भी नहीं जाने देता और सोडियम को इंक्रीज करता है। अब जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, जो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओर्डिनम है, और डिओर्डिनम में हमें पता है जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, साथ में जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन होती है उसमें बाइकार्बोनेट कितना ज़्यादा होता है, हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशन बाइकार्बोनेट रिच होती है ना। तो बाइकार्बोनेट रिच है, अब उसको अभी तो कुछ करना है, इतना बाइकार्बोनेट रिलीज हो गया जो, उसका कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम नहीं करते, नेचर क्या करता है कि हमने ये पढ़ा ना, सोडियम और प्रोटॉन का ये जो ट्रांसपोर्ट है, सोडियम अंदर आया और प्रोटॉन बाहर गया। तो अब जो प्रोटॉन बाहर जा रहा है, बाहर प्रोटॉन चला गया, मतलब ये सेल था और प्रोटॉन बाहर है, यहाँ पे था बाइकार्बोनेट जो कि पैंक्रियाटिक सिक्रेशन वाला था, ठीक है। अब और ये जो है ना पैंक्रियाटिक सिक्रेशन और बाइल वाला, बाइल में भी बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट ऑलरेडी यहाँ पे था, तो ये दोनों कंबाइन कर H2CO3 बना देते हैं, और फिर ये टूट भी जाता है, टूट के ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, और वाटर तो है वो तो नॉर्मली उसकी वो हो जाएगी, वो तो ऐसे ही चला जाएगा, और ब्लड के थ्रू फिर वो लंग्स से बाहर चले जाता है आउट ऑफ द बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड। और इन आयंस की एब्जॉर्प्शन भी होती है, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, इनकी एब्जॉर्प्शन भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैल्शियम की मेन एब्जॉर्प्शन होती है डिओर्डिनम में, कैल्शियम की बड़ी अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है डिओर्डिनम में, क्योंकि यहाँ पे पता कौन सा एक हार्मोन होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, वो ज़रा यहाँ पे एक्ट कर जाता है। बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है कि विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है, और जो एक्टिवेटेड विटामिन डी है वो फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। चलो, अब 80% हमने ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करनी है, क्योंकि 80% हमारे पास ग्लूकोज ही आएगा, 20% वो फ्रक्टोज गैलेक्टोज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो गैलेक्टोज का मैकेनिज्म है ना वो ऑलमोस्ट ग्लूकोज जैसा ही है, लेकिन जो फ्रक्टोज का मैकेनिज्म है ना वो सेम नहीं है। मतलब जो ग्लूकोज हमने कैसे पढ़ा था, सोडियम के साथ रीअब्सॉर्ब हुआ था ना, एक सेकेंड, ये सोडियम और ग्लूकोज साथ में, तो ऐसे ही गैलेक्टोज आ जाएगा, लेकिन फ्रक्टोज सोडियम के साथ कपल होकर नहीं आएगा। जो फ्रक्टोज है ना वो फॉस्फोराइलेट होगा, फॉस्फोराइलेशन होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा फिर जाएगा, मतलब सिमिलर प्रोसेस से वो फ्रक्टोज नहीं ट्रांसफर होगा।
So yeah, this was all about digestion and absorption of carbohydrates. Thank you.